एक बुजुर्ग औरत निर्मला जी अपने कमरे में समय बिताने के लिए चश्मा लगाकर चावल साफ कर रही थीं। तभी उनके बेटे रवि ने आवाज लगाई, माँ हम तीनों घूमने जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना। रवि, उसकी पत्नी रेशमा और उनकी बेटी ध्याना तीनों मॉल में घूमने और बाहर खाना खाने जा रहे थे। रवि ने माँ से पूछा, माँ आप चलेंगी हमारे साथ? इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेशमा बोल पड़ी, अरे हम मॉल में घूमने जा रहे हैं, वहाँ बहुत चलना पड़ता है, उनके घुटने में दर्द रहता है, क्या वो इतना चल पाएंगी? और फिर हमें खाने में भी देर हो जाएगी, जो माँ को पचने में दिक्कत देगा। क्यों उन्हें परेशान करते हो? रेशमा ने आगे कहा, माँ आपके लिए सुबह का खाना फ्रिज में रखा है, उसे गर्म करके खा लेना और सो जाना। हम देर से आएंगे, इसीलिए हमारा इंतजार मत करना। असल में रेशमा उन्हें ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे चिंता का कारण बनाकर पेश किया। रवि ने भी रेशमा की बात का समर्थन किया और कहा, रेशमा सही कह रही है माँ, आप घर पर ही रहो। माँ को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और वे तीनों मॉल के लिए निकल गए। निर्मला जी को बहुत बुरा लगा। उनका भी मन था घूमने का, लेकिन उनके बेटे और बहू ने उनका मन जाने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। वे बच्चों का इंतजार करती रहीं, लेकिन जब तक बच्चे लौटकर घर नहीं आए, उन्हें नींद कैसे आती। आखिरकार जब वे लौटे तो बिना उनकी चिंता किए सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। किसी ने माँ के कमरे में झांककर ये भी नहीं देखा कि वे सोई हैं या उनके इंतजार में जाग रही हैं। निर्मला जी को उस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। गांव का बड़ा घर छोड़कर वे बेटे के सहारे शहर आ गई थीं। उनके दो बेटे थे, रवि और शशि, जो एक ही शहर में अलग अलग बड़े फ्लैट में रहते थे। दोनों अपने अपने परिवार में व्यस्त थे और माँ की खबर लेने का किसी के पास समय नहीं था। जो बच्चे कभी माँ के पीछे पीछे घूमते थे, एक पल भी उनसे दूर नहीं रहते थे, वही बच्चे अब उनका हालचाल पूछने तक का समय नहीं निकालते। रवि अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। रेशमा दिन भर पार्टियों और सहेलियों के साथ घूमने में मस्त रहती थी और उनकी पोती ध्याना अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। किसी के पास निर्मला जी के पास बैठने का समय नहीं था। एक बार दिवाली के मौके पर निर्मला जी ने अपनी बहू से साड़ी पहनने को कहा। उन्होंने कहा, रेशमा आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजन का दिन है, आज तो घर की लक्ष्मी को सुंदर साड़ी पहनकर, गहने पहनकर तैयार होना चाहिए। और ये क्या, तुम रोज की तरह तैयार हुई हो? निर्मला जी अपनी बहू से सिर्फ साड़ी पहनने को कह रही थी, लेकिन रवि ने उन्हें बहुत सुनाया। वो बोला, माँ अगर आज उसने ड्रेस पहना है तो क्या हुआ? अब ये पुरानी सोच और परंपराएं कोई नहीं मानता। रेशमा ड्रेस में कंफर्टेबल महसूस करती है, साड़ी पहनकर वो कुछ काम नहीं कर पाएगी। आजकल कौन साड़ी पहनता है? और माँ, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर घर में ध्यान मत दिया करो, उसे उसकी मर्जी से जीने दो। निर्मला जी कुछ भी नहीं कह सकी, बस मन ही मन सोचती रहीं। मैंने तो सिर्फ साड़ी पहनने को कहा था, वो भी रोज के लिए नहीं, सिर्फ त्योहार के लिए। घर की लक्ष्मी सजी धजी अच्छी लगती है। खैर, इन्हें समझाने से क्या फायदा। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गईं, लेकिन मन में विचारों का तूफान चल रहा था। बच्चे बड़े होने के बाद, शादी के बाद अपनी पत्नियों की छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती। माँ खुश है या दुखी, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सब सोचकर निर्मला जी ने खुद को भजन कीर्तन में व्यस्त कर लिया था। वो अपना ज्यादातर समय मंदिर में बिताने लगी थीं। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी बहू रेशमा उन्हें किचन में कदम तक नहीं रखने देती थी। रवि, जो कभी उनकी बनाई हुई खाने की तारीफ करता था, अब कहता, माँ तुम बहुत तेल मसाले का इस्तेमाल करती हो, अब तुम्हारे हाथों में पहले जैसे स्वाद नहीं रहा। काम वाली आएगी और खाना बना देगी, तुम इसमें ध्यान मत दिया करो। निर्मला जी को अपने बेटे और बहू के सामने इस तरह उपेक्षा करना सहन नहीं होता था। फिर भी वो चुपचाप सब सुन लेती थी। जब रवि ही अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, तो बहू रेशमा और पोती ध्याना क्या करेंगी? इन सबको सहन करके वो चुपचाप अपनी रूम में जाकर बैठ जाती थी। घर में उनकी उपस्थिति का किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन काट रही थी, लेकिन मन अंदर से टूटा हुआ था। एक शाम निर्मला जी खाना खाकर अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी रेशमा ने उन्हें उठाकर कहा, माँ अपने बैग पैक कर लीजिए, कल सुबह शशि भैया आपको लेने आ रहे हैं। निर्मला जी मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं कैसे भूल गई कि इस घर में मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं।
अब अगले 6 महीने शशि के घर में बिताने हैं। वो उठी और अपने बैग पैक करने लगी। उनके पति की मृत्यु के बाद रवि और शशि ने फैसला किया था कि माँ को 6-6 महीने अपने अपने घर में रखेंगे। अगले दिन सुबह शशि आकर अपने माँ को अपने साथ ले गया। दोनों भाई एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। दोनों भाइयों के बीच अक्सर छोटे मोटे विवाद होते रहते थे। निर्मला जी को ये बहुत बुरा लगता था कि उनके दोनों बेटों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। माँ को लेने या छोड़ने के बहाने ही दोनों भाइयों का 6 महीने में आमना सामना होता था। शशि के घर का माहौल भी कुछ खास ठीक नहीं था। वहां भी निर्मला जी को अकेले ही रहना पड़ता था। शशि के दोनों बच्चे दिन भर वीडियो गेम, स्कूल और बाहर खेलने में ही व्यस्त रहते थे। शशि की पत्नी सुषमा भी दिन भर ऑफिस में रहती थी। वहां भी उन्हें अकेलापन सा एहसास होता था। दोनों पोते होने के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और दादी कहकर निर्मला जी से बात भी नहीं करते थे। आजकल के बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है। बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना तो वो जैसे भूल ही गए थे। निर्मला जी सोचती थी, जो बच्चे आज अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे, वे कल अपने माता पिता से क्या सीखेंगे। एक बार छुट्टी के दिन दूर के रिश्तेदार घर आए थे। उस समय शशि की पत्नी सुषमा बिना आस्तीन का गाउन पहनकर उनके सामने आई। ये देखकर निर्मला जी को बहुत अजीब लगा। उन्होंने शशि को समझाने की कोशिश की। अरे शशि, सुषमा को घर में जैसे मर्जी कपड़े पहनने दो, लेकिन बड़ों के सामने इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। इस पर शशि नाराज हो गया और घर में तमाशा खड़ा कर दिया। उसने कहा, माँ, अब सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। आप लोगों की पुरानी सोच है जो इसे गलत मानती है। नई पीढ़ी को लेकर ये नजरिया बदलना होगा। और माँ, आप घर में ज्यादा दखल मत दिया करो। निर्मला जी चुपचाप बैठ गईं। मन ही मन उन्होंने सोचा, ये भी अपनी पत्नी का ही पक्ष ले रहा है। उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों के सामने माँ को डांटते रहते थे। दोनों भाइयों का हाल एक जैसा ही था। दोनों ही अपनी पत्नियों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए अपनी माँ पर सख्ती दिखाते थे। निर्मला जी को अपने पति की बहुत याद आती थी। गांव के उस घर की भी याद आती थी जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था, जहां से उन्होंने अपने परिवार की शुरुआत की थी, जिस आंगन में दोनों बेटे एक साथ खेलकर बड़े हुए थे, जिस घर में उन्होंने खुशी खुशी हर त्योहार मनाया था। उस घर और अपने साथी की याद में उनका दिल भर आता था। शशि भी कभी निर्मला जी से ये नहीं पूछता था कि माँ कैसी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। ऐसा तो दूर, वो कभी माँ कहकर आवाज तक नहीं लगाता था। निर्मला जी को शशि के घर में भी अकेलापन महसूस होने लगा था। उनके लिए इन 6 महीनों का समय बस जैसे तैसे काटना ही रह गया था। उन्हें अब अपनी जरूरत मानकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर रखा जाता था। इन दो घरों और दो बेटों के बीच निर्मला जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। 2 साल हो गए थे। ये नियम चल रहा था, 6 महीने इस बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास। जैसे ही 6 महीने पूरे होते, एक बेटा दूसरे बेटे को फोन करके कहता, माँ को ले जाओ। इंसान कोई भी हो, आत्मसम्मान सबके लिए सबसे प्यारा होता है। जहाँ सम्मान और आदर नहीं, वहाँ जाने का मन भी नहीं करता और वहाँ रहना तो और भी मुश्किल हो जाता है। परंतु निर्मला जी के पास कोई विकल्प नहीं था। उनका मन बार बार कहता, गांव लौट जाऊं। वहाँ का घर, वो बरगद का पेड़, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले पड़ोसी और एक दूसरे के घर आना जाना कितना अच्छा लगता था। शहर के इस फ्लैट में आकर निर्मला जी को ऐसा लगता था जैसे वो जेल में बंद हो गई हों। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। बेटों और बहुओं के हाथों में वो एक कठपुतली बन गई थी। उनकी कोई उम्मीद अब पूरी नहीं होती थी। आखिरकार निर्मला जी ने बहुत सोच विचार कर एक निर्णय लिया। उन्होंने शशि से रवि को बुलाने को कहा। रवि आया तो उसने कहा, अभी क्यों बुलाया है, अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने बेटों से कहा, बेटा, आजकल मैं सबकी आंखों में एक बोझ बन गई हूँ। तुम दोनों ने मुझे 6-6 महीने में बांट लिया है। एक बूढ़ी माँ अब तुमसे सहन नहीं होती। जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें अच्छी शिक्षा दी, एक योग्य इंसान बनाया, उसी माँ का अब तुम अपमान करते हो।
तुम अपनी पत्नियों के सामने और अपने बच्चों के सामने मुझे कुछ भी कह देते हो, मुझे चुप रहने को कहते हो। अपनी पत्नियों के आत्मसम्मान की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ का भी आत्मसम्मान है, जिसे तुम भूल जाते हो। मेरी भी चाहत है कि मेरे साथ प्यार से दो शब्द बोला जाए। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे इज्जत से बात करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे अपमान सहना पड़ता है। जब तुम्हारी पत्नियां मुझसे कुछ कहती हैं और मैं कुछ बोल दूं तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। उनकी तरफदारी करते हुए मुझसे कहते हो, माँ तुम चुप रहो। लेकिन जब तुम्हारी पत्नियां मुझे कुछ भी कह देती है तो मुझे चुप रहना पड़ता है। हर जगह मेरा अपमान, उपेक्षा और अकेलापन अब मुझसे सहन नहीं होता। इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया है। मेरा यहाँ रहना तुम्हारे दोनों परिवारों के लिए बोझ बन गया है। तुम्हें हमेशा यही लगता है कि कब ये 6 महीने पूरे हों और ये बूढ़ी औरत यहाँ से चली जाए। तुम्हारी पत्नियों को उनकी मर्जी से रहने नहीं मिलता। मैं तुम्हारे घर में दखल देती हूँ। अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? तुम दोनों ने गांव का घर बेचने का फैसला किया था। उस घर को बेचने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। अब मैं वो घर बेचने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ। वो घर अब खाली पड़ा हुआ है और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसी घर में अपने पति की यादों में रहकर बिताऊंगी। गैर पड़ोसियों का ख्याल रखना मेरे खून में नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम लोग मेरी चिंता नहीं करते। तुमसे ज्यादा ख्याल मैंने गैरों से पाया है, जो मुझसे दिन में 2-3 बार मेरी तबीयत पूछते हैं। लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी कभी नहीं पूछा कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने खाना खाया? पहले बेटे के घर में 6 महीने रहकर दूसरे बेटे के घर में जाती हूँ, तब पहले बेटे को मेरी याद भी नहीं आती। हम तुम्हें छोटे से घर में पालकर बड़े करते थे और तुम दोनों इस बड़े फ्लैट में रहते हुए मुझे एक बूढ़ी माँ का बोझ समझते हो। अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। बड़ा बेटा रवि कहता है, माँ वो घर तो हमें बेचना है और उसका सौदा भी हो चुका है। निर्मला जी कहती हैं, नहीं, अब मेरा निर्णय बदल चुका है। अब हम वो घर मेरे मरने तक नहीं बेचेंगे। तुम दोनों बेटों ने सोचा था कि गांव का घर बेचकर आए पैसे आपस में बांट लेंगे और माँ को ठीक से रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम दोनों के प्लान पर पानी फिर चुका है। रवि गुस्से में कहता है, गांव में अकेली रहोगी, वहां कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी नहीं है। निर्मला जी जवाब देती हैं, यहाँ भी तो मुझे कोई नहीं पूछता, मैं अकेली ही पड़ी रहती हूँ। मुझे सिर्फ दिल का रिश्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मैंने गांव के सुधाकर जी के बेटे रमेश को बुलाया है। वो मुझे कल गांव ले जाएगा। वहां मेरे लिए अच्छे पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। मुझे किसी से भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी की पेंशन से मेरा घर का खर्च चल जाएगा, लेकिन वहां मैं अपने आत्मसम्मान के साथ रह सकती हूँ। यहाँ मैंने जो अपमान सहा है वो अब और नहीं सह सकती। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां से अब मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ और मेरी संपत्ति तुम्हारे लिए नहीं है। रवि और शशि हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ ऐसा कुछ करेगी। अगले दिन सुबह सुधाकर जी का बेटा रमेश आया और निर्मला जी उनके साथ आत्मसम्मान के साथ गांव चली गई। दोस्तों, आत्मसम्मान के साथ जीने का हक हर किसी को है। वृद्धावस्था में माँ बाप को केवल अपने बच्चों का प्यार और स्नेह चाहिए होता है। अगर आप अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो क्या काम की बात है, आप बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।